आज हम लोग बिहार बोर्ड के 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित जो है मैथ के बारे में हम लोग एक चैप्टर लेकर के आए हैं, ब्रीथ। इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे और आपको जो है अगले जो भी बोर्ड आ रहा है ना, यानी कि बिहार बोर्ड 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, इससे संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएं इस चैप्टर से संबंधित है वो मैं प्रयास करूँगा कि आपको दूर कर दिया जाए। इसमें पहले तो मैं अभी जो है आपको इस चैप्टर से संबंधित जो भी परिभाषा है उसका वो जो है पहले क्लियर करूँगा। जैसे जैसे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, परिभाषा के साथ में जो आपको न्यूमेरिकल जो प्रश्न दिया जाता है हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। फिर जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराया जाएगा और एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 करके इसको जो है 2025 एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः रूप से हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो आज से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा आज जो है पहला क्लास है और आपके साथ जो है मैं भी जुड़ रहा हूँ और आप लोग भी मेहनत करना जो है शुरू कीजिए। मैं भी आपके साथ हूँ और दोनों मिल कर के जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से जो है ये मेरा पहला लेक्चर है आज, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा एक एक चैप्टर करके मैं आपको सारे चैप्टर मैथ में जो है डील करते चलूँगा। आज हम लोग जो है जो भी एग्ज़ाम का जो 2025 में जो हम लोग का आने वाला है ना, उस एग्ज़ाम के लेकर के एक चैप्टर हमारा ये भी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो है ये चैप्टर के बारे में जो है हम लोग बेसिक पहले जो है जान लेते हैं, उसके बाद जो है इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिक जानकारी के बारे में है कि हमारा जो है मैथ का अगर बात करें, गणित की बात करें, तो ये गणित का जो है चैप्टर नंबर 10 जो हम लोग का ब्रीथ है। इस ब्रीथ में जो है हम लोग पहले जो है इस ब्रीथ के बारे में ये समझ लेते हैं कि ब्रीथ होता क्या है। ब्रीथ क्या होता है, ब्रीथ से संबंधित कौन कौन से बिंदु हैं जो इस वक्त आपको जानना चाहिए, किस किस बातें जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो हम लोग एक एक करके जो है यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा जो है बिहार बोर्ड का हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 10 जो हम लोग का ब्रीथ है, इसमें जो है अभी आगे हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो है हम लोग ब्रीथ के परिभाषा के बारे में जानेंगे कि आखिर ब्रीथ आया कहाँ से, ब्रीथ स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे आखिर हम लोग पहचानेंगे कि ब्रीथ क्या है, उससे संबंधित बातें कैसे जानेंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो ब्रीथ के बारे में ये बताया गया है कि ब्रीथ एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। यानी कि सबसे पहला जो है हम लोग को एक तल के बारे में समझना है कि तल क्या होता है। तल के बारे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि वह जो है चिकनी और चमकीली सतह या स्मूथ सरफेस जिस पे जो है अगर हम कोई डायग्राम, कोई चित्र बनाते हैं तो वह एक ही तल में अगर बन जाता है, पूरा जो उससे बाहर नहीं निकलता है, तो वो हमारा एक तल कहलाता है। जैसे कि हमारा ये जो बोर्ड है ना, ये हमारा एक तल है। अभी अगर इस पे मैं अगर कोई आकृति बना दे रहा हूँ तो इस बोर्ड पे अगर बन जा रहा है ना, तो हम इसका मतलब ये समझेंगे कि वह एक ही तल के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पर जो है एक ब्रीथ के बारे में ऐसा बताया गया कि ब्रीथ एक तल में उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। जैसे कि मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि भाई ये एक हमारा जो है, मान लिया जाए कि इस प्रकार से जो है मैं एक जो है आपको एक आकार ऐसा जो है खींच रहा हूँ। अब अगर ऐसा आकार खींचा तो एक नियत बिंदु से जो है दूरी जो है हमारा वो जो है हमेशा बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा जो है एक नियत बिंदु हो गया, जिसको जो है हम लोग केंद्र बिंदु के नाम से भी जाने। और यह नियत बिंदु से इस जो हमारा यहाँ तक ब्रीथ खींचा हुआ है ना, तो नियत बिंदु से ब्रीथ तक के जो दूरी है हमारा वो क्या कहलाता है, तो वो त्रिज्या कहला जाता है। अब यहाँ से अगर जो है हम लोग देखें तो ये तो हम लोग का इस बिंदु से जो है यहाँ तक की दूरी जब त्रिज्या कहला गया, तब ये बिंदु हम लोग को क्या कहलाएगा, तो ये बिंदु जो है हम लोग को केंद्र कहला जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंटर के नाम से भी जानते हैं। अब बातें ये रही कि सर हमको ब्रीथ समझ में आ रहा है कि ब्रीथ एक तल में उन बिंदुओं का समूह है, यानी कि एक ही तल में बहुत सारे बिंदुओं का समूह है ब्रीथ, जिसका एक बिंदु से जो है दूरी न है वो निश्चित होता है। तो यहाँ से हम लोग ब्रीथ एक तल में उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, उस चीज को ही, उस आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्रीथ कहते हैं। अब जब ब्रीथ समझ में आ रहा है कि सर ब्रीथ हमको ये पता चल रहा है कि ब्रीथ तो जो है एक तल में एक बिंदु से जो है नियत दूरी पर बना हुआ है, तो यह नियत दूरी यानी कि जो है ना, ये हमारा ब्रीथ कहला गया। और ये बिंदु जहां से हम लोग दूरी जो है स्टार्ट कर रहे हैं,
यहाँ से जो है हम लोग दूरी जो है हमारा केंद्र कहला रहा है। नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है, यानी कि जिस नियत बिंदु के बारे में बात किया जा रहा है ना, वह बिंदु ही केंद्र कहलाएगा। और यहाँ पर त्रिज्या की अगर बात किया जाए तो केंद्र से स्थिर दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, यानी कि केंद्र से लेकर के वृत्त तक के दूरी जो भी है हमारा, यही हमारा क्या कहला जाएगा, त्रिज्या कहला जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ वृत्त के परिभाषा को कंप्लीट कर रहे हैं कि यदि आपको जानना है कि वृत्त का परिभाषा क्या होता है, वृत्त के केंद्र के बारे में, वृत्त के त्रिज्या के बारे में, 3 बिंदु के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वृत्त होता क्या है, तो उसके बारे में मैं ऐसा बताया कि वह जो है बहुत सारे बिंदुओं का समूह है। कैसे? तो वृत्त एक तल में उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। तो इस प्रकार से तो हम लोग वृत्त समझ जाएंगे। केंद्र क्या है? तो नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है, यानी कि जो भी बिंदु जो है हम लोग मान लिया जाए कि इस प्रकार से जो है एक आकृति अगर बना ले रहे हैं तो ये जो है हमारा एक जो है केंद्र कहला जाता है। और यहाँ से इस जो दूरी है ना, यही हमारा क्या कहला जाता है, तो ये जो है हमारा त्रिज्या कहला जाता है। अब जब त्रिज्या का पता चल गया, हम लोग का केंद्र पता चल गया और जो है वृत्त के बारे में पता चल गया, तब जो है हम लोग को आता है इससे आगे की बातें। अब इसके आगे क्या चीजें ऐसा है कि जीवा क्या होता है। अब वृत्त से संबंधित हम लोग को जो है जीवा के बारे में पढ़ना है कि जीवा होता क्या है। अब जीवा के बारे में ऐसा बताया गया है कि वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। इसका मतलब ये है ना कि जीवा जो है एक रेखाखंड है। जीवा जो है एक रेखाखंड है। और कैसा रेखाखंड है? तो वृत्त पर स्थित यदि कोई 2 बिंदु है ना, तो उन 2 बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बन रहा है उसी को हम लोग जीवा कहते हैं। तो जीवा क्या है बाबू? तो जीवा जो है एक हमारा रेखाखंड है। कैसा रेखाखंड है? तो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड है। अब आते हैं, देखते हैं उसको चित्र से कैसे हम लोग समझेंगे। तो ये तो मैं तो यहाँ पर जो है एक वृत्त बना दिया, और जब ये हम लोग वृत्त बना दिए तो हम लोग जो है एक बिंदु यहाँ पर ले लिए और दूसरा बिंदु जो है यहाँ पर ले लिए। अब इन दोनों बिंदुओं को हम जो है यहाँ से आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। और जैसे ही ये दोनों बिंदु को हम आपस में मिलाए तो यही जो है हमारा क्या कहलाता है, तो जीवा कहला जाता है। यानी कि जीवा को समझना बहुत ही आसान है। जीवा के बारे में हम लोग जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और वो ये है कि जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है। अब सवाल आता है कि सर क्या जीवा एक ही हो सकता है क्या? तो जीवा एक नहीं बाबू, एक वृत्त के अंदर जो है हम लोग बहुत सारे जीवा जो है खींच सकते हैं। एक जीवा ऐसे भी खींच सकते हैं हम लोग। दूसरा आप बात कीजिएगा कि सर और बड़ा बनाइए ना, तो यहाँ से जो है हम लोग दूसरा यहाँ से भी खींच सकते हैं। तो वो जो है हम लोग बहुत सारे जीवा यहाँ पर खींच सकते हैं। हम लोग इसलिए जो है उसके जीवा के बारे में जो है ऐसी बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वृत्त पर के 2 बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। यानी कि आपके मन में अगर ऐसा प्रश्न उठता है कि सर अगर वृत्त पर केवल 2 ही बिंदु है, वृत्त पर हमारे पास केवल 2 बिंदु है, अब उन 2 बिंदुओं से कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? तो बाबू मेरे, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर वृत्त पर 2 बिंदु है ना, तो उन 2 बिंदुओं से केवल और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। हाँ, ये बात है कि एक वृत्त के ऊपर बहुत सारे जीवा खींच सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर एक वृत्त पर 2 बिंदु है तो उन दोनों बिंदुओं से केवल और केवल एक ही जीवा जो है खींची जा सकती है। यहाँ पर एक वृत्त पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक मेरा अगर ये जो है हम लोग का एक जो है वृत्त बना हुआ है, तो एक जीवा हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं, दूसरा जीवा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना जीवा खींचना चाहते हैं। अगर आंसर देखा जाए तो ये होता है कि एक वृत्त के अंदर अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। अब यहाँ से मैं खींच दिया। अब आप जो है ये समझ में आ गया होगा आपको कि सर वृत्त अगर दिया हुआ है, एक वृत्त है और उन वृत्त पर 2 बिंदु हैं,
तो उन दो बिंदुओं से केवल एक जीवाएं खींची जा सकती है, और उन दोनों बिंदुओं से एक जीवाएं खींची जा सकती है। और यदि वृत्त पर और भी ज्यादा बिंदु हैं, अलग अलग, मान लीजिए 2 के जगह 4 बिंदु दिए गए हैं, 6 बिंदु दिए गए हैं, 8 बिंदु दिए गए हैं, तो उन ये ध्यान आपको रखना है कि उन दो बिंदुओं से मिलाकर के एक जीवा खींचा जाएगा। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है हम लोग एक वृत्त बना लिए, अब एक बिंदु यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, तो ये दोनों को मिला देंगे तो जो है एक जीवा खिंचाएगा। इसी प्रकार से अगर 4 बिंदु दिया हुआ है, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो फिर दूसरा जीवा खिंचा जाएगा। इस तरीके से आप कई सारे जीवा को एक साथ खींच सकते हो। अब इसमें अगर देखा जाए तो जब हम लोग को ये समझ में आया कि सर वृत्त क्या होता है, उसके बाद त्रिज्या क्या होता है, उसके बाद जीवा क्या होता है, तब अगला नंबर आता है कि वृत्त का व्यास के बारे में, कि वृत्त का व्यास क्या होता है। अब वृत्त के व्यास के बारे में हमको समझना है। हम जो है अभी तक वृत्त के परिभाषा समझ चुके कि सर वृत्त क्या होता है, कैसे आया वृत्त। उसके बाद वृत्त के त्रिज्या के बारे में समझे। त्रिज्या में भी यही कहानी था कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक अगर वृत्त है, तो हम लोग जो है ये वृत्त का केंद्र यदि मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारा त्रिज्या कहलाता है, जिसको सामान्यतः हम लोग r से सूचित करते हैं। अब बात यह है कि सर क्या एक वृत्त के अंदर एक ही त्रिज्याएं हो सकती है क्या? तो नहीं, इसका भी आंसर ये है कि एक वृत्त के अंदर एक नहीं कई सारे त्रिज्याएं खींची जा सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन सभी त्रिज्याओं का लंबाई जो है बराबर होता है। यानी कि एक वृत्त के अंदर कई सारे त्रिज्याएं हम लोग खींच सकते हैं और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर लंबाई की होती है। तो इसके साथ में जो है हम लोग अब जो है जब ये त्रिज्या समझ में आ गया, जीवा समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके तरफ? व्यास के तरफ, कि वृत्त का व्यास का मतलब क्या होता है। अब ऐसा है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। यानी कि यहाँ पर तो जब व्यास के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो फिर से कौन सा आ रहा है? जीवा आ जा रहा है। यानी कि अगर आपको जीवा समझ में आ गया है तो व्यास भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कैसे? तो ये देखिए, अब यहाँ पर जो है मान लिया जाए कि हम लोग का जो है एक जो है वृत्त यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर जो है हम एक वृत्त बना लेते हैं, अपने अनुसार से जो है एक वृत्त बना लिए। अब जब एक वृत्त बना लिए ना, तो हम लोग दो बिंदु जो है इस पे मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाए तो ये क्या खिंचाया बताइए? तो ये जो है हमारा जीवा खिंचा गया। अब कहिएगा कि सर ये जब जीवा हो गया ना, तो फिर व्यास कहाँ से आया? व्यास का जो है कैसे इंट्रोड्यूस हो गया? व्यास आया कैसे? तो बाबू मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यह व्यास हो गया और ये तो हमारा क्या कहलाया? तो वृत्त का केंद्र कहलाया। अब यही व्यास जो है हमारा, जो मैं व्यास के बारे में जो बात कर रहा हूं ना, तो ये जो जीवा है ना हमारा, यदि यह केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, यानी कि मैं ये आपको समझा रहा हूं कि जब हमारा जो यहाँ पर हम लोग का जीवा दिया गया था, ये यदि केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, तो इसी हम लोग जो है जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी कि जीवा ही वृत्त का व्यास कहला जाता है। लेकिन शर्त है कब? जब वह केंद्र से होकर गुजरती है तब। तो इसलिए जो है हम लोग ऐसा लिखे कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, और यह सबसे लंबी जीवा होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो सबसे लंबा जीवा है ना, वो वृत्त का व्यास ही कहलाता है। अब बात आती है कि सर तो फिर हम लोग जो है कितना व्यास यहाँ पर जो है खींच सकते हैं? तो उसका भी आपके मर्जी के ऊपर है। अब एक व्यास आपने ऐसा खींचा, दूसरा व्यास जो है अगर आप देखना चाहते हो तो दूसरा व्यास जो है आप यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हो। तीसरा व्यास अगर आप देखना चाहे तो तीसरा व्यास जो है आप इस तरीके से ऐसे भी खींच सकते हो। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना व्यास जो है खींचना चाहते हो। ये जो है आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना व्यास जो है खींचना चाह रहे हो। तो एक वृत्त के अंदर अनगिनत जो है हम लोग व्यास जो है खींच सकते हैं, जितना हम लोग चाहे, जितना हमारा जरूरत है उतना जो है हम लोग व्यास खींच सकते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग जब ये देख लिए कि चलिए सर ठीक है, अभी समझ में आया कि वृत्त का व्यास क्या होता है, तो जीवा को ही व्यास कहते हैं यदि वह केंद्र से होकर गुजरती है तब। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि जो है हम लोग का व्यास कोई नया चीज नहीं है, बस जीवा ही है, लेकिन शर्त इतना सा है कि वह जीवा जो है केंद्र से गुजरना चाहिए। अब उसके बाद आता है कि सर ठीक है, मेरे को समझ में आया, अब जीवा जो है समझ में आ गया। अब ये जो है ना, मान लिया जाए कि हमारे पास एक वृत्त है, मैं ऐसा एक वृत्त बना दिया, और एक हमारे पास रेखा है। एक वृत्त है और एक क्या है, रेखा है। यानी कि मान लिया जाए आपको दो सामान दे दिया जाता है, दो कोई वस्तु दे दिया जाता है, एक वृत्ताकार शेप का और एक जो है सरल रेखा दे दिया जाता है। अब आप कितने तरीकों से इस दोनों को जो है आपस में सजा सकते हो, कितने तरीके से आपस में आप इसको लिख सकते हो, वही तरीका मैं एक एक करके आपको समझाने जा रहा हूं। यानी कि अब जो जिसका नंबर आता है ना, वह आता है छेदक रेखा के बारे में, कि छेदक रेखा कौन सा होता है। यहाँ पे छेदक लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो है समझेंगे छेदक रेखा क्या होता है, क्योंकि यह जो है एक प्रकार का रेखा है। तो छेदक रेखा में ऐसा है कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। इसको हम लोग आसान भाषा में ऐसे याद रख सकते हैं कि वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दोनों एक ही बात हुई, काटना और प्रतिच्छेद करना दोनों एक ही बात है। तो जो है यहाँ पे एक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे कि देखिए, हमने जो है एक यहाँ पर जो है वृत्त बना दिया, और हम एक ऐसा रेखा जो है मान करके चल रहे हैं, एक इस प्रकार से हमने जो है एक रेखा बना दिया। तो ये रेखा जो है एक बिंदु यहाँ पर और दूसरा बिंदु यहाँ पर काट दिया। इसलिए इस वृत्त की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस रेखा की बात कर रहा हूं। यह रेखा हमारा छेदक रेखा कहलाएगा। यानी कि छेदक रेखा का मतलब क्या, तो वैसा रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट दे या फिर प्रतिच्छेद कर दे, तो उस रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक क्या है, तो एक जो है यहाँ पर हमने जो है वृत्त बना करके रखा है, और वृत्त बनाया और एक रेखा जो है मैं इस प्रकार से ले लिया हूँ। ये जो है ये हमारा एक रेखा है, और यह वृत्त को दो बिंदुओं पर काट दिया, इसलिए जो है इस रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। आप लोग कैसे याद रखिएगा, वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो या काटती हो, उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अब छेदक रेखा की कहानी है, तो इसमें अगर पूछना चाहिएगा आप लोग, या फिर जो है अगर आप लोग जो है जानना चाहिएगा कि सर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसमें भी अगर जो है यहाँ पर देखा जाए ना, तो इसमें अगर जो है अगर देखा जाए तो एक वृत्त हो गया। अब एक छेदक रेखा तो हम लोग ऐसे करके यहाँ से खींच सकते हैं, दूसरी छेदक रेखा ऐसे करके खींच सकते हैं, तीसरी छेदक रेखा हम लोग जो है इस प्रकार से अपने जरूरत के अनुसार जितना चाहे छेदक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग अगर पूछा जाए कि एक वृत्त के ऊपर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, तो वो हमारा जवाब होता है कि अनगिनत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है एक वृत्त के ऊपर। अब यहाँ से जब छेदक रेखा समझ में आया कि चलिए सर ठीक है, हमको छेदक रेखा समझ में आ रहा है कि भाई एक यहाँ पर जो है हमारा क्या है, वृत्त है, और वैसी रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पे काट देती है, उस रेखा को हम लोग जो है छेदक रेखा कहते हैं। यानी कि एक बिंदु जो है यहाँ पर, दूसरा बिंदु यहाँ पे, दो बिंदु पे काट दिया, इसलिए ये जो रेखा इसका कुछ नाम दे दीजिए, एल नाम दे देते हैं। ये रेखा जो है हमारा छेदक रेखा कहला गया। अब जब ये पता चलता है आपको कि छेदक रेखा कहला गया, तब हम लोग को ये जानना है कि वृत्त पर के दो बिंदुओं से एक और केवल एक छेदक रेखा खींची जा सकती है। यानी कि अगर आपको दे दिया जाता है कि एक जो है वृत्त है, आपको जो है दे दिया जाता है एक वृत्त है, और इस पे जो है आपको ये बोला जाता है कि इस वृत्त के ऊपर जो है दो बिंदु हैं, इस वृत्त के ऊपर जो है दो बिंदु है, एक बिंदु जो है यहाँ पर और दूसरा बिंदु जो है यहाँ पर, हम लोग को ऐसा माना जाता है कि ये जो है दो बिंदु है।
अब आपको जो है छेदक रेखा जो है बनाना है कि छेदक रेखा सर हमको बनाना है, कैसे बना पाएंगे? तो बाबू इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए और ये जो हमारा रेखा बनाना यही हमारा छेदक रेखा कहला गया। ठीक है, यानी कि छेदक रेखा मतलब वैसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है या दो बिंदुओं से पास होती है, उस रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से ये भी हमारा एक जो है छेदक रेखा, ये भी जो है हमारा एक छेदक रेखा कहला गया, ये भी हमारा क्या हो गया छेदक रेखा कहला गया, ये भी हमारा क्या हो गया छेदक रेखा कहला गया, और ये भी हमारा छेदक रेखा कहला गया। ठीक है, अगर आपके मन में सवाल हो ऐसा कि क्या सर छेदक रेखा जो है वृत्त के केंद्र से पास हो सकती है? तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं, हम लोग यहाँ से भी जो है केंद्र से पास करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छेदक रेखा ही कहलाएगा, उसका नाम नहीं बदलेगा। ठीक, अब यहाँ से आगे ये यहाँ से जो है हम लोग जो है नेक्स्ट आते हैं स्पर्श रेखा के बारे में जानने के लिए, जो हम लोग को विस्तृत में पढ़ना है, क्योंकि परिमेय में हम लोग को सिद्ध करना है स्पर्श रेखा के बारे में, इसलिए हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान से यहाँ पर पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग को जो है इसी के बारे में पढ़ना है, सीखना है। आपको एग्जाम में भी इससे जो है संबंधित परिमेय पूछा जाएगा, आपको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए जो है परिमेय दिया जाएगा, प्रश्न दिया जाएगा, जो है इस चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हम लोग को जो है स्पर्श रेखा समझना है। जब स्पर्श रेखा के बारे में देखते हैं ना कि स्पर्श रेखा होता क्या है, तो एक नाम कहीं एक बार जो है बोल करके आप देख लीजिएगा कि ये नाम है क्या। तो जब बोलिएगा तो स्पर्श रेखा, यानी कि वैसी रेखा जो स्पर्श करके पार होती है, स्पर्श करती हुई पार होती है, या फिर वैसी रेखा जो वृत्त को किन्हीं एक बिंदुओं पर काटती है, उस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी कि वह रेखा जो वृत्त को जो है केवल एक बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर काटती है, दो पर नहीं। दो पर का अगर काटेगा तो वो क्या कहलाएगा प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगा, लेकिन मैं बात दो की नहीं, मैं बात एक की कर रहा हूं। तो अगर कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदुओं पर काटती है, एक बिंदुओं पर मिलती है, एक ही बिंदु से जो है मिलती है, तो उस रेखा को ही हम लोग छेदक रेखा ये जो है हमारा स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ से जो है वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। यहाँ पर नोट में वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है हमारा, ये यहाँ पर जो है हमारा एक वृत्त है, तो मैं जो है यहाँ पर एक वृत्त बना लिया। अब वृत्त बना लिए तो ये हमारा ये बिंदु क्या कहला जाएगा, तो केंद्र बिंदु कहलाएगा। केंद्र बिंदु से जो है मैं वृत्त तक के जो है एक रेखा खींच देता हूँ, रेखाखंड की बात कर रहा हूँ, तो ये रेखाखंड हमारा क्या कहला जाएगा, तो ये रेखाखंड हमारा जो है वृत्त का त्रिज्या कहला जाएगा। तो जब ये वृत्त का त्रिज्या कहला गया तो ये जो है हमारा अभिलंब होता है और ये हमारा जो है स्पर्श रेखा होता है। इसलिए कहा जाता है कि अभिलंब और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का होता है। इन्हीं के शब्दों के साथ ऐसा भी हम लोग कहते हैं कि भाई दोनों का बीच का एंगल भी क्या है, कोण भी क्या है, 90 डिग्री का है। इसलिए ऐसा यहाँ पे बताया गया कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा नंबर में किन्हीं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वृत्त है, मैं जो है एक वृत्त बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर वृत्त के बाहर जो है मैं एक बिंदु ले लेता हूँ। अब इस बिंदु से मैं वृत्त के ऊपर जो है स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो एक तो यहाँ से हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा जो है हमारा ये हमारा यहाँ पे होगा। अब अगर देखा जाए तो ये जब दो स्पर्श रेखा खींचे ना, दो स्पर्श रेखा जब हम लोग खींच रहे हैं, दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना, ये तो हमारा जो है यहाँ पर जो है ये हमारा वृत्त हो गया। तो सबसे पहले मैं वृत्त बना लेता हूँ, ये जो है हमारा एक वृत्त हो गया। अब वृत्त के बाहर जो है एक मान लिया जाए कि वृत्त के बाहर हमारा जो है एक बिंदु है। अब इस बिंदु की अगर बात करें ना, तो एक तो स्पर्श रेखा हम लोग इस प्रकार से खींच सकते हैं, और अगर दूसरी की बात की जाए ना
तो एक स्पर्श रेखा हमारा ये खींचा जा सकता है। इसको अगर नाम आपको देना है तो इसका नाम T1 दे दीजिए, इसका नाम जो है T2 दे दीजिए। T1 T2 ही क्यों? क्योंकि टेंजेंट को ही हम लोग हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये जो है हमारा अगर वृत्त के बाहर एक बिंदु P हो जाता है तो ये PT1 और PT2 दो हमारे स्पर्श रेखा कहला गए। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो है हमारा एक त्रिज्या कहला जाएगा और यहाँ का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, यानी कि 90 डिग्री का बनता है। और ये भी हमारा जो है एक त्रिज्या कहला जाएगा और ये भी कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग समझ सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कहने का ये मतलब कि यहाँ से ये PT1 बराबर जो है कितना हो जाएगा, PT2 होगा। यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक जो दूरी होगा वही दूरी जो है इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक होगा। अगर मान लिया जाए कि ये दूरी जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये भी दूरी जो है हमारा 5 ही सेंटीमीटर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो है हमारा ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर दोनों दूरी हमारा आपस में बराबर है। इसलिए कहा जाता है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों का लंबाई आपस में बराबर होता है। अब यहाँ से जब हम लोग ये समझे तो उसके बाद ये देखते हैं कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास एक वृत्त है ना, अगर आपके पास जो है एक वृत्त है और इस वृत्त के ऊपर जो है एक बिंदु है, वृत्त के ऊपर जो है एक बिंदु आप लोग कहीं पर ले लीजिए, यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि मैं एक बिंदु ले लेता हूँ और इस पर अगर मेरे को स्पर्श रेखा खींचना है ना, तो मैं केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा यहाँ से मैं खींच सकता हूँ। यानी कि वृत्त के किन्हीं एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन अब बात किया जाए कि सर कितना, अधिकतम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अधिकतम जो है वो आपके मन के ऊपर है, कितना आपको खींचना है उस पर डिपेंड करता है। अगर मेरा आंसर जानने का प्रयास कीजिएगा तो हम तो ये कहेंगे कि अनगिनत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त के अंदर खींची जा सकती है और यही बात बिल्कुल सही है। तो जैसे कि मैं एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच दिया, दूसरा स्पर्श रेखा जो है आप यहाँ पे खींच सकते हो, तीसरा जो है आपका अलग अलग बिंदु पे जहाँ पे आपका मन करे ना वहाँ पर जो है आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। अब अगर इससे संबंधित बातें करें ना, तो हम लोग जो है देखते जब साइकिल चलाते हैं ना, आपको याद होगा कि जब आप अभी साइकिल से जो है क्लास जाते हो, साइकिल से जब मार्केट जाते हो, तो वो जो साइकिल का जो रिम होता है ना, यानी कि जो चक्का है ना, वो हमारा तो पूरा वृत्त कहला जाएगा। और जहाँ पर जो है बीच का जो भाग है, जिस भाग से जो है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पोक्स कहते हैं और हिंदी में जो है जनरली कमानी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है ना, यही हमारा वृत्त का जो है क्या कहला जाएगा, तो ये जो है वृत्त का त्रिज्या कहला जाएगा। और इस प्रकार से कुछ जो है जुड़े रहते हैं, आपको याद होगा, देखे भी होंगे आप लोग, चूँकि डेली तो जो है हम लोग साइकिल वगैरह चलाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो ये जो है हमारा एक एक अगर ये देखें तो हमारा वृत्त कहला गया, ये त्रिज्या कहला गया। दूसरा ये सीखने को मिला कि एक वृत्त के अंदर जो है अनेकों त्रिज्याएं हम लोग खींच सकते हैं। इसके बाद हम लोग को ये भी मिला कि अगर दो त्रिज्या को अगर एक साथ लिया जाए, एक सामने लिया जाए, तो यह त्रिज्या ही व्यास कहला जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि वो सामने होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ से ऐसा बात कर रहा हूँ, तो ये तो हमारा जो है वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। तो एक त्रिज्या अगर यहाँ पे R1 मान लेते हैं और एक त्रिज्या R2 मान लेते हैं, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये R1 प्लस अगर R2 की बात करें ना, तो यही व्यास कहला जाएगा, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं। D मतलब डायमीटर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में व्यास कहते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो सर ये तो हम लोग सीख गए कि एक वृत्त के ऊपर जो है अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक दो नहीं, एक वृत्त के ऊपर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हमने खींच के दिखाया यहाँ पे, देखिए एक तो ऐसा हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, अब और भी आप खींच सकते हो। अब इसके बाद हम लोग को ये आता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उन पर 3 उभनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यह जो हमारा इस प्रकार का जो बिंदु लिखा हुआ है ना, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही चीज़ आपको याद रखना है, जिससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखते ही 1 सेकंड के अंदर बन जाएगा। कैसे? तो अगर मान लिया जाए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि दो वृत्त के एक दूसरे को बाहरी रूप से जो है एक बिंदु पर काटती है, तो हम लोग जो है उन पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए, एक वृत्त तो हमारा यहाँ पे हो गया, एक वृत्त जो है हमारा यहाँ पे हो गया, दूसरा वृत्त हमारा ये हो गया, और दोनों वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु यानी कि यहाँ पर जो है काट रही है। तो कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो सर एक तो हम लोग इस प्रकार से ऐसा खींच लेंगे, एक स्पर्श रेखा। दूसरा हम लोग नीचे यहाँ से खींच सकते हैं, ये हमारा दूसरा स्पर्श रेखा हो गया। और तीसरा हम लोग जो है यहाँ से खींच सकते हैं, ये हमारा तीसरा स्पर्श रेखा हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से बाह्य रूप से काटती है, तो उन दोनों वृत्त के ऊपर हम लोग जो है 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसके बाद हम लोग का ये है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः रूप से एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक वृत्त के अंदर ही दूसरा वृत्त है और वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यदि हम लोग को स्पर्श रेखा खींचना है ना, तो उन पर केवल और केवल हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे कि एक वृत्त हमारा यहाँ पे हो गया, दूसरा वृत्त हमारा यहाँ पे हो गया। अब दोनों जो है एक बिंदु पर, उपनिष्ठ बिंदु हमारा ये हो गया, और इस पर जो है हम लोग को जो है स्पर्श रेखा खींचना है, तो हम लोग केवल एक ही खींच सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं और खींचने का प्रयास किए ना, तो सर यहाँ पर तो वृत्त ही कॉन्टेक्ट में नहीं ना, टच में नहीं है, तो फिर स्पर्श रेखा कैसे खिंचाएगा? यानी कि स्पर्श रेखा तो नहीं खिंचा सकता है। तो ये जो हो गया, ये भी हमारा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे देखते हैं 55 नंबर पॉइंट में, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उन पर 2 उभनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कहानी ऐसा है कि अभी तक जो है, यानी कि इससे पहले वाले में ये हो रहा था कि दो वृत्त एक दूसरे को जो है अंतर रूप से जो है स्पर्श कर रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, तो एक वृत्त हमारा जो है यहाँ पर बना हुआ है, दूसरा वृत्त जो है हमारा यहाँ पर बना हुआ है, और इन दोनों वृत्त को देखा जाए तो ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को इस बिंदु और इस पे दोनों पे काट दे रही है। अब हमको जो है स्पर्श रेखा खींचना है, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पर और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ पर, यानी कि अगर दो वृत्त जो है एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटती है, तो हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर खींचा गया। तो ये याद रखिएगा, ये भी जो है आपका महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अब यदि देखा जाए कि यदि दो वृत्त सकेंद्रीय हो, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है? सबसे पहला इस वर्ड जो लिखा हुआ है ना सकेंद्रीय, इसका मतलब समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सकेंद्रीय का मतलब ये होता है कि एक ही केंद्र पर, यानी एक ही केंद्र को एक ही मानना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है एक केंद्र मान लेता हूँ, अब इसी पर जो है मैं जो है ये वृत्त खींचता हूँ, एक वृत्त हो गया हमारा, जो है ये दूसरा वृत्त हो गया, ये जो है हमारा तीसरा वृत्त हो गया, यानी कि एक ही केंद्र के ऊपर मैं कई सारे वृत्त खींच दे रहा हूँ। तो इन सभी वृत्तों को हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यानी कि सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब वृत्त एक ही होना चाहिए, एक ही वृत्त के ऊपर, एक ही केंद्र के ऊपर। वृत्त जो है कई सारे हो सकते हैं, केंद्र तो एक ही होना चाहिए। यानी कि एक केंद्र के ऊपर, ये हमारा केंद्र रहा, कई सारे हम वृत्त खींच देंगे, तो इन सभी वृत्तों को हम लोग जो है सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि दो वृत्त सकेंद्रीय हो तो उन पर एक भी अवनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अब बात आती है कि सर वृत्त तो क्यों सकेंद्रीय है यहाँ पे, अब स्पर्श रेखा कैसे खींचे? तो स्पर्श रेखा बाबू जब तक यह एक वृत्तीय और दूसरा जब तक एक दूसरे को कम से कम एक बिंदु पर अगर नहीं काटा ना, तब तक तो हम लोग यहाँ पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो यहाँ पर जो है एक वृत्त हमारा ये हो गया, दूसरा वृत्त हमारा ये हो गया, और दोनों एक दूसरे को काटा ही नहीं, टच ही नहीं किया, स्पर्श ही नहीं किया,
तो फिर स्पर्श रेखा की तो बात ही नहीं आती है। तो इस प्रकार के जब भी आपका समस्या आता है, इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसके ऊपर जो है हम लोग एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। यानी कि हम लोग का जो आज का जो टॉपिक था ना, उससे स्पर्श रेखा से संबंधित एक पॉइंट और है यहाँ पे कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे तो उन पर 4 उभनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि कहना यह है कि दो वृत्त अलग अलग है, दो वृत्त पास में है ही नहीं, एक दूसरे को काट ही नहीं रहा, टच ही नहीं कर रहा, स्पर्श ही नहीं कर रहा। एक वृत्त यहाँ पर, एक वृत्त मान लेते हैं कि हमारा ऐसे है, मैं यहाँ पर साइड में बना दे रहा हूँ, दूसरा वृत्त जो है हमारा पर यहाँ पर ऐसे है। अब ये वृत्त जो है जब एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं कर रहा है, अब जो है हमको जो है काट ही नहीं रहा है दोनों एक दूसरे को, अब इन दोनों पर स्पर्श रेखा खींचना है तो कितना खींच सकते हैं? तो ये जो है हमारा एक स्पर्श रेखा तो हो जाएगा कि चलिए यहाँ से हम लोग जो है इस प्रकार से ऐसे खींच दिए। दूसरा स्पर्श रेखा हम लोग जो है यहाँ से खींच लेंगे, ये हमारा स्पर्श रेखा कहला गया। तीसरा स्पर्श रेखा तो हम लोग जो है इस प्रकार से खींच सकते हैं, तीसरा स्पर्श रेखा जो है हम लोग इस प्रकार से खींच सकते हैं, और चौथा स्पर्श रेखा जो हम लोग इस प्रकार से खींच सकते हैं। यानी कि जब दो वृत्त आपस में कांटेक्ट में नहीं है, संपर्क में नहीं है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपका आंसर क्या होता है? 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर ये भी जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर एक बार जो है पूरे को रिवाइज कर लिया जाए कि हमने आज के क्लास में क्या सीखा, तो जो हमारा चैप्टर था वो चैप्टर नंबर यानी कि गणित का, मैथ का चैप्टर नंबर कौन सा? 10, जिसमें सबसे पहले किसके बारे में हम लोग बात किए? वृत्त के बारे में। वृत्त में मैं बताया कि वृत्त का परिभाषा क्या होता है। भाई वृत्त बना कैसे? तो सर वृत्त एक तल के उन उभनिष्ठ बिंदुओं का यानी कि उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पे होता है। इसके बाद हम लोग वृत्त का केंद्र के बारे में समझे, त्रिज्या के बारे में समझे, इसके बाद जो है हम लोग जीवा के बारे में समझे, और जीवा ही यदि केंद्र से पास हो जाती है तो उस जीवा को ही हम लोग व्यास का नाम दे दिए थे। इसके बाद कुछ बिंदु जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, आगे के क्लास में जो है काम आती है। उसके बाद जो हम लोग व्यास के बारे में समझे, फिर जो है छेदक रेखा यानी कि अगर एक वृत्त और एक रेखा दिया रहता है तो दोनों में क्या संबंध है। इसके बाद जो है कुछ बिंदु के बारे में जो हम लोग सीखें, जो महत्वपूर्ण चीजें होती है कि भाई एक दूसरे को जो है किस प्रकार से जो है प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है। इसके बाद जो स्पर्श रेखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए, और इसके बाद जो है स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। यह स्पर्श बिंदु के बारे में क्या है कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है वह स्पर्श बिंदु कहलाती है। तो ऐसा आप याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर काटती है ना, उस बिंदु को ही हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। मैंने जो है एक यहाँ से आपको जो है एक जो है स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर मैं जो है एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ यहाँ से। तो ये रेखा अगर L नाम दे दिया तो ये रेखा तो जो है ये हमारा जो है ये तो हमारा स्पर्श रेखा कहला जाएगा, और यह जो बिंदु है ना, ये बिंदु ही हमारा जो है स्पर्श बिंदु कहला जाएंगे। ये जो है स्पर्श बिंदु कहला जाएंगे या बिंदु। तो अगर एक स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु भी एक ही होंगे, अगर दो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु भी दो, यदि 3 है तो 3 हो जाएंगे। इसके बाद जो है आज के क्लास में हम लोग ये सीखे थे कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि जो है अगर वृत्त पर मान लिया जाए कि एक बिंदु है, वृत्त के कहीं भी किसी वृत्त के जो है परिधि पर, ये वृत्त के परिमाप पे कहीं भी अगर एक बिंदु है तो केवल एक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर एक अगर बिंदु रहता है तो उस पर जो है आप अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और उन दोनों का जो है लंबाई जो है बराबर होता है। इसके बाद जो है हम लोग जो है इस बिंदु के बारे में समझे। इसके बाद जो है आज के बारे में जो है हम लोग ऐसा देखे थे कि भाई यहीं पर हम लोग का जो है क्लास आज जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आगे का क्लास में जो है आज सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है आपको परिभाषा बताने का प्रयास किया है कि यह
छेदक रेखा क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, कितने त्रिज्याएं, कितने छेदक रेखा, कितने जो है जीवा खींच सकते हैं। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आज के क्लास में आपको परिभाषा पे बल दिया है, मैं सिर्फ परिभाषा समझाने का प्रयास किया हूँ। अगले क्लास में जो है हम लोग परिमेय की तरफ चलेंगे और मैं प्रमेय को आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, फिर जो है हम लोग जो है प्रश्न को करेंगे, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको करा देंगे और एक एक करके जो है हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं भी आज से स्टार्ट कर दिया हूँ, आप लोग भी पूरे मन तन धन से लग जाइए और जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं वो सबको बता दीजिए कि एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है, एक रास्ता है आपका, जहाँ से जो है आपका आगे का शुरुआत हो रहा है। और उनको भी ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, उनको भी दिखाइए और बोलिए कि इसमें जो है आकर के, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के वो पढ़ ले और अपना नॉलेज को और बढ़ा ले, ताकि आने वाले समय में वो भी जो है प्रश्न को आसानी से कर सके। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।